हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सीए उज्ज्वल सर। सर ये वीडियो रेलिवेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीए इंटर या फिर सीए फाइनल में इनकम टैक्स का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम कैपिटल गेन के टैक्स रेट का रिवीजन अच्छी तरह करने वाले हैं। ये अगर आप सीए इंटर पे हो या सीए फाइनल में हो, दोनों लेवल पे ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आज हम वही कैपिटल गेन के टैक्स रेट का रिवीजन करने वाले हैं। सर पहला क्वेश्चन उठा कि हम कैपिटल गेन के टैक्स रेट अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं। सर हम और किसी हेड ऑफ इनकम के तो नहीं पढ़ते, तो कैपिटल गेन के हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो एक बात समझो। सर मुझे पता है मेरा इनकम टैक्स कहता है कि आपकी दो टाइप की इनकम होती है। सर एक होती है स्पेशल इनकम और एक होती है जनरल इनकम। सर जो जनरल इनकम होती है वो नॉर्मली टैक्सेबल होती है स्लैब रेट से। जो में इनकम टैक्स में स्लैब रेट गिवन होते हैं सर, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करके चलते हैं। पर सर जो स्पेशल इनकम होती है उसके लिए इनकम टैक्स में एक स्पेशल रेट दिया जाता है और वो स्पेशल इनकम उसी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होकर चलती है। और सर अगर आपको याद हो तो ये कैपिटल गेन जो होता है ये एक स्पेशल इनकम है, तो इसके लिए इनकम टैक्स वालों ने कुछ स्पेशल रेट दिए हैं। तो आज हमें वही पढ़ के चलना है कि कौन सी कैपिटल गेन पे कौन सा स्पेशल रेट अप्लाई होकर चलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अब सर देखो, जब भी आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करनी हो, अब सबसे पहले देखो कि आपको कौन से एसेट के ऊपर कैपिटल गेन हुआ है। सर मतलब आप देखो कि आपको कैपिटल गेन किसी लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट के ऊपर हुआ है या किसी और एसेट पे हुआ है। सबसे पहले स्टेप में हमें देखना है सर हमें कैपिटल गेन किस पे हुआ है। क्या हमें कैपिटल गेन किसी लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट के ऊपर है या किसी और एसेट पे हुआ है। अगर आपको इन तीनों में से किसी एक एसेट के ऊपर कैपिटल गेन हुआ है तो देखो, अगर तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो टैक्सेबल होता है सेक्शन 112A में। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म है तो होता है 111A में। ठीक है, आई होप समझ में आया। ठीक है, अगर आपको इन तीनों के अलावा किसी और एसेट के ऊपर कैपिटल गेन हुआ है तो अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो टैक्सेबल होगा सेक्शन 112 में, और शॉर्ट टर्म है तो टैक्सेबल होगा नॉर्मल रेट से, जो नॉर्मल स्लैब रेट्स होते हैं वो। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब सर मान के चलो हमें कैपिटल गेन हुआ कौन सा सर, सेक्शन 112A वाला। 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब इन तीन एसेट के ऊपर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो आपको देखो जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, सबसे पहले आपको उसमें से 1/25 तो एग्जाम कर देना है, और जो ऊपर बचा वो टैक्सेबल होगा 12.5% के रेट से। सर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो सर मुझे 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ अंडर सेक्शन 112A। अब सर सबसे पहले आपको इसमें से 1/25 तो माइनस कर देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा एग्जाम। बचा कितना, 75। ये 75,000 टैक्सेबल होगा 12.5% के रेट से। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, ओके। अब सर मान के चलो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में हुआ 1 लाख रुपए का, तो सर क्या होगा। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1 लाख रुपए का। सर मुझे पता है 1/25 तक तो एग्जाम्प्ट होता है, तो ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। अब सर अगर मुझे इन तीनों एसेट्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो सर वो टैक्सेबल होता है 1AAA में, और वो टैक्सेबल होता है सर 20% के रेट से। और आपको ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 1AAA में, मान के चलो 50,000 का, तो 50,000 का सीधा 20% और आपको इसके ऊपर टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब सर मान के चलो इन तीनों एसेट के अलावा सर और भी तो कैपिटल एसेट होता है, अगर मैं उन पे लॉन्ग टर्म गेन हुआ तो वो टैक्सेबल होता है 112 में, और वो टैक्सेबल होता है सीधा 12.5% के रेट से। ठीक है, और सर अगर इन तीनों अदर्स के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होकर चलता है। ठीक है, अब सर मानो किसी बच्चे ने 1 साल पहले कैपिटल गेन पढ़ा था, तो सर वहाँ पर हम 2-3 चीज़ें पढ़ते थे कि अगर 23 जुलाई 2024 से पहले हो तो कुछ और रेट होता है, उसके बाद तो कुछ और रेट होता है। तो देखो वो चेंज बेसिकली आया था 24-25 के अंदर। तो जो बच्चे 25-26 में एग्ज़ाम दे रहे थे, मतलब जो बच्चे 24-25 वाले प्रीवियस ईयर के लिए इनकम टैक्स पढ़े थे, वो चीज़ उनके लिए रेलिवेंट थी। सर जो हमारे एग्जाम है हमारे लिए रेलिवेंट होगा 25-26 ईयर, तो हमारे लिए एट प्रेजेंट ये चीज़ें रेलिवेंट है। पहले क्या था, मैं नहीं पढ़ना। आप सिंपली कैपिटल गेन टैक्स रेट में ये चीज़ ध्यान रखो, जो मैंने आपको चार्ट दिया, आप सिंपली चार्ट ध्यान रखो, आपका पूरा अच्छी तरह क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या कहा। अगर आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया एग्जाम में, पहले देखो कैपिटल गेन किस पे हुआ है, लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर लिस्टेड बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, ये अदर। अगर इन तीनों में से किसी एसेट के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो देखो सर वो लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म है तो टैक्सेबल होगा 112A में,
शॉर्ट टर्म है तो टैक्सेबल होगा 111A में। 112A के अंदर जितना भी गेन हुआ सीधा 1/25 एग्जाम कर दो, जितना ऊपर बचा उस पर 12.5% के रेट से टैक्सेबल कर दो, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ सीधा 20% के रेट से टैक्सेबल कर दो। अगर अदर के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो टैक्सेबल होगा 112 में और सीधा टैक्सेबल कर दो 12.5% के रेट से। अदर के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो टैक्सेबल होगा नॉर्मल स्लैब रेट से। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। हाँ सर, एक बात हो सर, जो भी ये स्पेशल इनकम होती है ना ये ग्रॉस टैक्सेबल होती है, मतलब हमें इनमें से कोई भी जो हम डिडक्शंस क्लेम करते हैं सर सेक्शन 80C या 80D एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम इसमें से डिडक्शन माइनस नहीं कर सकते। अब मान के चलो सर किसी बंदे को 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 111A में, सॉरी 112A में। उसने कहा सर मैंने 80C में इन्वेस्ट करे थे 1.5 लाख रुपए, तो क्या मैं 1.5 लाख यहाँ पे माइनस करूँ और जो बैलेंस है उस पर निकालूँ? तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं, अब कोई भी डिडक्शन इन इस स्पेशल इनकम है उसमें से माइनस नहीं कर सकते। और सर यहाँ पे देखो स्पेशल इनकम कौन सी है, तीनों वाली 112A 111A और 112। सर ये नहीं है स्पेशल इनकम क्योंकि ये तो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल हो रही है। तो इन तीनों इनकम में से अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। तो मैंने ये चीज़ कही, डिडक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब सर जब हमने सेक्शन 112A पढ़ा था तो वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, वहाँ पे आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी अलाउड होकर नहीं चलती, ठीक है। तो आपको ये चीज़ एडिशनल पॉइंट है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। तो सर इस तरह हमने सारी टैक्स रेट पढ़ ली। अब कोई स्पेशल बात है वो पढ़ के चलते हो, हमारा ये टॉपिक खत्म। सर सबसे पहली स्पेशल बात क्या है, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF आफ्टर कंसिडरिंग अदर इनकम बैलेंस लेफ्ट इन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बैलेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 112 या फिर 1AAA। सर इसका मतलब क्या है, देखो इसके लिए लेते हैं एग्जाम्पल। सर मुझे पता है अगर कोई बंदा एक ऑप्शनल स्कीम लेता है तो वहाँ पे क्या टैक्स रेट होता है? सर वहाँ पे होता है 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 से 5 लाख तक 5%, ऐसे करके सर चलते हैं, ठीक है, याद है आपको, ठीक है। अब सर यहाँ पे आप देखो, हमने देखा सर 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स पे नहीं करना, वहाँ पे टैक्स रेट क्या है 0। तो हम कह सकते हैं इसको हम कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब हर एक बंदे को 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है अंडर ऑप्शनल स्कीम, अंडर पुरानी स्कीम, उसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना। अब मान के चलो सर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर HUF है, सर उसकी कैपिटल देखो, एक तो उसे कैपिटल गेन की इनकम है 112A में कितनी की सर, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की, ठीक है। और सर उसकी कुछ अदर इनकम है, अदर इनकम मान के चलो अदर इनकम मान लो आप 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर लो 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब सर आप एक चीज़ देखो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है उसने पुरानी स्कीम ऑप्ट करी, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A में 2 लाख रुपए का और अदर इनकम है 1 लाख रुपए की। अब सर मुझे पता है हर बंदे को 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन मिलती है जहाँ पे उसे कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर अब वो बंदा 2.5 लाख में से वो कहे सर 1 लाख तो मैंने अदर इनकम एडजस्ट कर लिया, अब जो 1.5 लाख बचा ये मेरा बेसिक एग्जम्पशन का सर 1.5 लाख बच गए, तो क्या मैं इस 1.5 लाख को इस लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट सेट ऑफ करके सिर्फ 50,000 पे टैक्स पे कर सकता हूँ? मतलब अगर मेरी बेसिक एग्जम्पशन में कुछ बैलेंस बच गया है मेरी अदर इनकम एडजस्ट करने के बाद, तो क्या मैं उसे कैपिटल गेन में एडजस्ट कर सकता हूँ? तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं हाँ आप सिंपली कर सकते हो। तो ये बंदा क्या करेगा, 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेगा और बैलेंस 50,000 के ऊपर टैक्स की पेमेंट करके चलेगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये जो बैलेंस इन बेसिक एग्जम्पशन बचा इसको जो आप सेट ऑफ है ये सिर्फ रेजिडेंट बंदा कर सकता है। अब कोई नॉन रेजिडेंट आगे कि मैं कर लूँ तो नहीं, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF अगर उसके अदर इनकम एडजस्ट करने के बाद बेसिक एग्जम्पशन में कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो उसे यूज़ कर सकता है अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 या फिर 1AAA। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर कुछ स्पेशल पॉइंट। देखो 4 स्पेशल पॉइंट हैं, ये पढ़ती है आपका कैपिटल गेन का टैक्स का टॉपिक पूरा तरह कवर खत्म, और अच्छी तरह अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में बना पाओगे, ठीक है, ओके। अब सर स्पेशल पॉइंट 1 ध्यान देना, सर ये क्या कह रहे हैं स्पेशल पॉइंट 1, ठीक है। सर अभी हमने पढ़ा अगर किसी बंदे को इन तीनों एसेट के अलावा किसी और एसेट के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो सर वो टैक्सेबल होता है 112 में, किससे 12.5% के रेट से, ठीक है, ओके। अब सर मैं आपको बताऊं सर पहले क्या होता था,
देखो समझने के लिए आपको थोड़ा एक बस क्या चेंज है ये समझ में आया तो आप स्पेशल पॉइंट अच्छी तरह समझ पाओगे। सर पहले क्या होता था, सर पहले 23 जुलाई 2024 को चेंज आया था। सर उससे पहले क्या होता था, उससे बिफोर की बात करूं तो कैपिटल गेन के अंदर एक टॉपिक था इंडेक्सेशन। सर इंडेक्सेशन में क्या होता था, सर इंडेक्सेशन के अंदर मानो अगर आपने कोई एसेट परचेज करा 2002 में और आपने वो बेचा 2020 के अंदर, ठीक है। अब सर मानो यहाँ पे आपने परचेज करा था 1 लाख रुपए का और आपने 2020 में बेचा मानो 10 लाख रुपए का। अब सर नॉर्मली हम कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, जितने का बेचा उसमें से कॉस्ट माइनस करो, आपको कैपिटल गेन मिल जाता है 9 लाख रुपए का। पर यहाँ पे लोग कहते थे यार जब हमने 2002 में एसेट परचेज करी थी तो उसकी वैल्यू 1 लाख थी, आज हमने उसे 10 लाख का बेचा, तो आपको नहीं लगता क्या आज इस 1 लाख की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। तो जब आप सेल प्राइस आज का ले रहे हो तो आप कॉस्ट के पुरानी ले रहे हो, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं सही है, तो वो इस 1 लाख में से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते थे और इसका प्राइस बढ़ा लेते थे। सर जैसे कि वो कहते थे मानो 1 लाख का आपने खरीदा, तो जब आपने खरीदा तो उस वक्त कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 200 रुपये, और जब आप 2020 में बेच रहे हो मानो वो हो गया 400 रुपये, तो हम क्या करेंगे 1 × 2 और हम कहेंगे आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2 लाख। सर ऐसे हम कॉस्ट को बढ़ा लेते थे आफ्टर एडजस्टिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII। ये होता है इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट। पर 23 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने कहा हम आपको इंडेक्सेशन अलाउ नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो इससे पहले जो अदर वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो होता था 20% के रेट से। गवर्नमेंट ने कहा 23 जुलाई को हम इंडेक्सेशन बंद कर देंगे और आपको ये रेट कर देंगे 12.5%, मतलब इंडेक्सेशन बंद कर देंगे और आपका रेट भी हम कम कर देंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ लिया है तो आपको कुछ दे के भी जाएंगे। इसलिए जब मैंने कहा अदर वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किससे टैक्सेबल होगा 12.5, सर ये पहले क्या था 20% था, 20% प्लस इंडेक्सेशन, ठीक है। अब सर हुआ क्या, मानो किसी बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी 23 जुलाई 2024 से पहले, तो उन बंदे ने मचाया शोर। उन्होंने कहा यार हमने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज करी थी, आपने उसके बाद आके इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट बंद कर दिया, और हमारी तो एसेट बहुत पुरानी, हमें तो हो जाएगा नुकसान। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए कहा कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF है जिसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड बिल्डिंग और बोथ परचेज करी थी 23 जुलाई 2024 से पहले, मतलब सर चेंज से पहले, इंडेक्सेशन बंद होने से पहले, और वो उस एसेट को ट्रांसफर कर रहा है 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद, तो ऐसे लोगों को हम एक ऑप्शन दे देंगे क्या कि आप चाहो या तो आप पुराना जो पहले था रूल उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दो या फिर नए के अकॉर्डिंग, मतलब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लो और हमें 20% के रेट से टैक्स पे कर दो, मतलब पुराना वाला 20% विद इंडेक्सेशन, या फिर आप इंडेक्सेशन मत लो और आप 12.5% के रेट से पे कर दो। सर तो ये ऑप्शन है, मतलब ये रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF अगर कोई प्रॉपर्टी जो उन्हें 23 जुलाई 2024 से पहले ली थी उसके बाद बेच रहा है, तो उसके बाद ऑप्शन है वो दोनों के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर ले और जो भी दोनों में कम आए लोअर आए उस वो वाला ऑप्शन लेके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे। तो यहाँ पे बंदे के पास ऑप्शन है कि वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकता है। आई होप समझ में आया, ठीक है। सर ये था स्पेशल पॉइंट 1, ओके। अब सर स्पेशल पॉइंट 2 क्या है, सर ये सिंपली बात कहता है अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किसी अनलिस्टेड शेयर और सिक्योरिटीज़ पर, किसी अनलिस्टेड शेयर और सिक्योरिटीज़ पर, तो उसको 12.5% की रेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ठीक है। सर विदाउट फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन प्रोविजन टू सेक्शन 48 नॉट अप्लाई। तो सर हमने पढ़ा था जब कोई नॉन रेजिडेंट को उसने कोई शेयर या फिर सिक्योरिटी परचेज करी फॉरेन करेंसी में, अब जब वो उसे बेचता है तो हम पहले कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते हैं फॉरेन करेंसी में और फिर उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। सर ये कैलकुलेशन हम करते थे सेक्शन 48 में, तो वहाँ जब हमने पढ़ा होगा, जब मैं आगे रिवाइज कराऊंगा कैपिटल गेन तो ये टॉपिक रिवाइज भी कराऊंगा। अभी इतना ध्यान रखो वो प्रोविज़न इस केस में अप्लाई होकर नहीं चलेगा, हम नॉर्मल कैपिटल गेन निकालेंगे और 12.5% के रेट से टैक्सेबल करके चलेंगे, ठीक है, ओके। अब सर स्पेशल पॉइंट 3, सही क्या कहते हैं सर, अभी हमने पढ़ा सर सेक्शन 112A या फिर 111A में सर 3 एसेट कवर थे, कौन से लिस्टेड, इक्विटी शेयर, इक्विटी अंडर म्यूचुअल फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट। सर अगर आपको इन तीनों के ऊपर 112A या फिर 111A में टैक्सेबल करना है तो वहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन हो रहा है, सर क्या, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से देखो MCQ का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना। अगर आपको उन 3 एसेट के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और आपको उसे 112A या फिर 111A में टैक्सेबल करना है, तो आपको चेक करना है क्या जब हमने एसेट बेचा था फिर परचेज करा था या फिर ट्रांसफ़र करा था तो वहाँ पे क्या STT पे हुआ था, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे हुआ था। सर अगर मैं बात करूँ 112A में तो वहाँ पे
इक्विटी शेयर्स के केस में पे होना चाहिए परचेज के टाइम पे भी और बेचने के टाइम पे भी, जबकि बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट या म्यूचुअल इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पे होना चाहिए ट्रांसफर के टाइम पे, ठीक है। एसटीडी पे होना चाहिए। और अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ जब हम ट्रांसफर करें तब एसटीडी पे होना चाहिए, चाहे इक्विटी शेयर हो, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो। अच्छा टॉपिक है, देखो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान देना कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हमें टैक्सेबल करना है 112A में या फिर 111A में, तो मुझे देखना है कि उस पर एसटीडी पे हुआ था या नहीं। अगर मैं बात करूँ 112A में, तो इक्विटी शेयर के केस में सर 2 टाइम पे होना चाहिए, परचेज और ट्रांसफर, और बाकी में सिर्फ ट्रांसफर पे, और शॉर्ट टर्म में सबके केस में सिर्फ ट्रांसफर के केस में पे होना चाहिए, ठीक है। अब सर इस बात का एक छोटा सा एक्सेप्शन आया, सर क्या ये एसटीटी वाली कंडीशन है ये अप्लाई होकर नहीं चलेगी? सर कब? अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जो कि है कहाँ पे, आईएफएससी में, और जो हम ट्रांजैक्शन हुई वो कब हुई थी, फॉरेन करेंसी में हुई थी, तो वहाँ पे एसटीडी अप्लाई होकर नहीं चलेगा। तो एसटीडी का एक छोटा सा एक्सेप्शन, सर कोई ट्रांजैक्शन हुई फॉरेन करेंसी में और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुई जो लिस्टेड थी आईएफएससी में, तो वहाँ पे एसटीडी वाली कंडीशन अप्लाई होकर नहीं चलती, ठीक। अब हम कवर करके चलेंगे सर स्पेशल पॉइंट 4, जब हम कवर करके चलेंगे सर ग्रैंड फादरिंग का कंसेप्ट। सर यहाँ पे सिंपली सी ये बात कहता है, मानो कोई इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है। सर एक ऐसे हैं जो आपने एक्वायर करे थे बिफोर 1 Feb 2018 से पहले, और आपने ट्रांसफ़र करे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद, ठीक है सर। ध्यान देना, इन तीनों में से कोई एसेट है जो आपने परचेज कब करा, 1 Feb 2018 से पहले, और ट्रांसफ़र कब करा, 1/4/2018 को या उसके बाद। तो ऐसे केस के अंदर हमें यहाँ पे ग्रैंड फादरिंग का कंसेप्ट लगाना होता है। सही क्या कहता है, अगर जब आप इनकी कैपिटल गेन निकालते समय इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे तो कैसे लोगे? तो ऐसे केस के अंदर सबसे पहले सर हम कंपेयर करते हैं जितनी भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन 31 जनवरी 2018 को और उसकी सेल प्राइस जो भी दोनों में कम हो, पहले उसे चूज़ करो, उसे कंपेयर करो एक्चुअल कॉस्ट से, और जो दोनों में हायर हो वो बनेगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। आई होप समझ में आया मैंने क्या कहा। अगर कोई इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट है, जो मैंने परचेज करा था 1 Feb 2018 से पहले और ट्रांसफ़र कब करा, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 को, तो ऐसे केस के अंदर जब मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा फेयर मार्केट वैल्यू और जो उसकी एक्चुअल सेल प्राइस है, जो दोनों में लोअर होगा उसे आगे लेके आऊँगा, उसे कंपेयर करूँगा उसकी एक्चुअल कॉस्ट से, और दोनों में हायर होगा वो बनेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया ग्रैंड फादरिंग का कंसेप्ट, ठीक है। अब सर देखो आईसीआई यहाँ पे कैसे खेलता है, वो पूछेगा कि वो आपको सीधी सीधी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देगा, वो कहेगा आप खुद निकालो 31 जनवरी 2018 को। अब सर कैसे निकालते हैं? अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सर आप सिंपली क्या देखना, आप देखो सर 31 जनवरी को अगर तो वो शेयर या यूनिट लिस्टेड था किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो लिस्टेड था तो वहाँ पे आप देखो 31 जनवरी 2018 को जो भी उसका हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस होगा वो ले लो, और अगर 31 जनवरी को उसकी ट्रेडिंग हुई भी नहीं तो जो भी लास्ट ट्रेडिंग हुई थी ना उस दिन का हाईएस्ट ट्रेडिंग पॉइंट ले लो। अब ऐसे आपको क्या देता है, वो आपको देखो 31 जनवरी 2018 को हाईएस्ट रेट देगा, लोएस्ट रेट देगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चीज़ ध्यान देना, ग्रैंड फादरिंग के कॉन्सेप्ट में जब हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं वो हम हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस लेते हैं, ना कि एवरेज। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, से करूँ ध्यान देना, क्या लोगे, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस। समझ में आया? ओके। अगर सर दूसरा केस, अगर वो लिस्टेड ही नहीं था 31 जनवरी को तो क्या करूँ? तो उस केस के अंदर अगर तो वो यूनिट है तो आप ले लो NAV ऑन 31 जनवरी 2018 को, ठीक है। और अगर वो यूनिट नहीं था, शेयर था, तो जैसे हम इंडेक्स सेक्शन में पढ़ा था ना वैसे हम चीज़ें करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो, जिस दिन परचेज करा था उस दिन का CII लो, फिर 17-18 का CII लो और आपको मिल जाएगा क्या उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी, क्या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा फेयर मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं 31 जनवरी को, ये हाईएस्ट वाली बात का ध्यान देना, ठीक है सर। इस तरह हमने कैपिटल गेन के टैक्स रेट अच्छी तरह रिवाइज कर लिए, अयो आपको समझ में आया होगा। देखो अच्छा टॉपिक है, यहाँ से ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार चाहे फाइनल हो इंटर हो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये वीडियो ध्यान से देना। जो भी आपके डाउट हो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, और मैं और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।